सोचिए, इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करते होंगे। चलिए, आज क्लासिफिकेशन के इसी कमाल के सफर को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास लाखों किताबें हैं और आपको उन्हें एक लाइब्रेरी में रखना है, पर कोई सिस्टम नहीं है। कैसा लगेगा? बिल्कुल कंफ्यूजिंग है ना? बस जीवन को क्लासिफाई करना, यानी कि जीवों का वर्गीकरण करना, कुछ ऐसा ही, या शायद इससे भी बड़ा चैलेंज है। तो जैसे एक अच्छी लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट का एक अलग सेक्शन होता है, हिस्ट्री अलग, साइंस अलग, वैसे ही साइंटिस्ट ने भी जीवन को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा ताकि उसे समझना, उस पर स्टडी करना आसान हो जाए। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब ये जो इतनी बड़ी पहेली थी, इसे सुलझाने की पहली कोशिश किसने और कैसे की? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। देखिए, जो शुरुआती कोशिशें थी ना, वो काफी सीधी साधी थीं। जैसे एंशिएंट ग्रीस में अरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने पौधों को बस उनके साइज के हिसाब से बांट दिया। पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां, सिंपल। फिर 17वीं सदी में लिनायस के समय तक चीजें और भी सिंपल हो गईं। उन्होंने तो हर जीव को बस 2 बड़े ग्रुप्स में डाल दिया, या तो वो पौधा है या जानवर। ये जो 2 किंगडम सिस्टम था, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। एक तरफ है किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे पौधे, एल्गी, फंगी, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी सब एक साथ, और दूसरी तरफ किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे जानवर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है वो लंबे समय तक काम नहीं करती, और ये सिस्टम भी जल्द ही नाकाफी लगने लगा। और प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे ऐसे जीव थे जो ना तो पूरी तरह से पौधे थे और ना ही जानवर। वो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे थे। तो जाहिर है ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब हमारी जो ये लाइब्रेरी ऑफ लाइफ थी, उसकी शेल्फ्स पर तो मानो खिचड़ी पकी हुई थी। देखिए, कुछ जीव होते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनकी कोशिकाएं बहुत सिंपल होती हैं, और कुछ होते हैं यूकैरियोट्स, जिनकी कोशिकाएं कॉम्प्लेक्स होती हैं। पर इस सिस्टम में दोनों के बीच कोई फर्क ही नहीं था। और तो और, एक कोशिका वाले यूनिसेलुलर जीव और ढेरों कोशिकाओं वाले मल्टीसेलुलर जीव सब एक ही साथ रखे हुए थे। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। एक साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम सुझाया जिसने इस पूरी उलझन को सुलझा दिया। ये बात है साल 1969 की। आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल नई प्रणाली का प्रस्ताव रखा, और सच कहूं तो इसने बायोलॉजी के दुनिया में एक तरह की क्रांति ही ला दी। विपुकर ने कहा, रुको, हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने होंगे। पहला, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या वो सिंपल प्रोकैरियोटिक है या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक? दूसरा, जीव का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? मतलब वो एक सेल का बना है या बहुत सारे सेल्स का? तीसरा, वो अपना खाना कैसे बनाता है? खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है? और चौथा और सबसे जरूरी, उसका दूसरे जीवों से विकास का रिश्ता, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? बस इन्हीं सवालों के जवाबों के आधार पे जीवन की लाइब्रेरी को एकदम नए सिरे से सजाया गया, और इस बार बने 5 अलग अलग किंगडम जो आज मॉडर्न बायोलॉजी की नींव हैं। और ये 5 किंगडम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, हर एक अपनी खास जगह पर अपनी खासियतों के साथ। इनमें जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो इन 5 किंगडम में से अकेला किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी के चारों प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया सब यूकैरियोटिक हैं। तो चलो इनमें से एक शेल्फ को जरा करीब से देखते हैं। बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, यानी बैक्टीरिया की दुनिया की। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया तो बस बैक्टीरिया होते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ एक किंगडम के अंदर भी देखिए कितनी वैरायटी है। बैक्टीरिया के भी 4 मेन शेप्स होते हैं। गोल वाले चिनेकॉक्सी कहते हैं, रॉड शेप वाले बैसिली, स्पाइरल शेप के स्पिरुला और कॉमा जैसे दिखने वाले विब्रियो। और इतना ही नहीं, मोनेरा किंगडम में कुछ ऐसे कमाल की जीव भी हैं जो पौधों की तरह अपना खाना खुद बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कभी रुकती नहीं, ये हमेशा विकसित होती रहती है।
तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ये भी पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ रही है, इस लाइब्रेरी को फिर से थोड़ा बहुत बदला जा रहा है। अब तो एक 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया गया है, जो किंगडम मोनेरा को भी 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हम जीवन के रहस्यों को और खोजेंगे, क्या हमें कोई नया किंगडम मिलेगा? अगला किंगडम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा।